आइए सुनते हैं किसी पर बीती एक नेक जिन की सच्ची कहानी। मेरे शौहर को वालिदैन के इंतकाल के बाद विरासत में कुछ ज़रई ज़मीन मिली थी। इसलिए डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने उस गांव में रिहाइश इख्तियार की जहां पर ज़मीनें थीं। वहीं पर उन्होंने अपना क्लिनिक भी खोल लिया। इस तरह ज़मीनों की देखभाल के साथ साथ इलाज भी चलने लगा। ज़मीनों से अच्छी खासी आमदनी आ रही थी, इसलिए वो गरीबों का मुफ्त इलाज करते थे। वो सिर्फ अमीरों से पैसे लिया करते थे, इसलिए अल्लाह ने उन पर खास करम किया। थोड़े ही दिनों में उनके इलाज के चर्चे होने लगे। मेरे शोहर की रिहाइश छोटे से गांव में हुई थी। वालिदैन वफात पा चुके थे, सब बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी। मेरे शोहर सबसे छोटे थे और घर में अकेले रहते थे। बहन भाई सब शहरों में आबाद थे। ये 1970 की बात है, जब मेरी शादी हुई थी। मैं शादी करके उस छोटे से गांव में गई थी, जहां बिजली की सहूलत भी नहीं थी। कुछ साल तक हम वैसे ही रहे। जब हमारे बच्चे हुए तो हम बच्चों को स्कूलों के लिए पास के ही एक छोटे से शहर में शिफ्ट हुए। शहर में मेरे शोहर को एक पुराना सा घर बहुत सस्ते दामों में मिल रहा था। हमने उसकी मरम्मत करवा कर रहने लायक बना दिया था। ये घर 2 मंजिला था। बच्चों को संभालने के लिए मासी फातिमा और बाहर के कामों के लिए अहमद साथ आए हुए थे। नौकरों को रहने के लिए ऊपर वाला कमरा दिया गया था। मेरी कहानी इसी घर से शुरू होती है। एक दिन मासी फातिमा की ऊपर वाले कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाज आती है। बीबी, दरवाजा खोल दो, अहमद ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। अहमद अक्सर फातिमा के साथ आए दिन कोई ना कोई शरारत किया करता था। उस वक्त अहमद बाहर गया हुआ था, इसलिए मैं ही जल्दी से ऊपर गई, मगर दरवाजे पर तो बाहर से कोई कुंडी नहीं लगी थी। मैं समझी दरवाज़ा जाम हो गया होगा। मैंने बहुत जोर लगाया, मगर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। इतने में अहमद भी आ गया। उसने समझा कि मासी ने अंदर से कुंडी लगाया है, मगर वो भी खुली थी। दरवाज़ा बाहर से बंद है, अंदर से नहीं। मुझे कुछ खतरे का एहसास हुआ तो मैंने फ़ौरन आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ही अहमद ने दरवाजे को धक्का दिया, वो आसानी से खुल गया। मैं बचपन से ही नमाज रोज़ों की पाबंद थी। हमेशा 4 कुल और आयतल कुर्सी का विर्द करती रहती थी, इसलिए मुझे कोई डर महसूस नहीं होता। कुछ दिन बाद एक और वाक़या पेश आया तो मुझे यकीन हो गया कि हमारे यहाँ हमारे अलावा कोई और मखलूक भी रहती है। उस दिन मासी सामान लेने स्टोर रूम में चली गई थी। जैसे ही उसने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, चीखती चिल्लाती बाहर आई, बीबी, स्टोर रूम में कुछ है। वो डर के मारे कांपती हुई बोल रही थी। क्या है मासी, चलो तो मेरे साथ। ये कहते हुए मैं उठी, लेकिन मासी कहने लगी, बीबी आप वहां ना जाएं। मासी मुझे भी रोक रही थी। अरे डरो नहीं, मैं ये कहकर आगे बढ़ी और जैसे ही स्टोर का दरवाज़ा खोला, मैं डर के मारे बेहोश होते होते बची। एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप कुंडली मारे बैठा था। मैंने जल्दी से स्टोर का दरवाज़ा बंद कर दिया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। और मैंने उससे यूं कहा कि आप जो कोई भी हो, आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, आप यहाँ से चले जाएं। ये कहकर मैंने स्टोर का दरवाज़ा खोला और देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और मासी से कहा, देखो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने उसका डर ख़त्म करने के लिए कहा, शायद खिड़की से किसी चीज़ का साया आ रहा होगा। ये देखो, खिड़की में रस्सी लटक रही है। मासी ने डरते डरते अंदर झांका और बोली, साया? साया ऐसा थोड़ी होता है। वो तो सचमुच का सांप था, फन उठाए हुए था। मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसकी लाल लाल जबान भी निकल रही थी। वो अंदर कहीं छुपा होगा। वैसे देखा तो मैंने भी यही था, लेकिन उसको ये कैसे बताती कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता देने पर वो हट गया है। मैंने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, अच्छा, शाम को जब डॉक्टर साहब आएंगे तो वो किसी को बुलाकर अच्छी तरह चेक कर लेंगे, कहीं कोई बिल या सुराख तो नहीं है। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने स्टोर खाली करके अच्छी तरह देख लिया, मगर वहाँ कोई सुराख नहीं था। मासी फिर भी वहाँ जाने से डरती थी, इसलिए हमने किचन के साथ जो खाली जगह थी वहाँ स्टोर बनवा लिया था। मैंने एक दिन डॉक्टर साहब से बात की और कहा कि इस घर में कुछ अजीब वाक़यात हो रहे हैं, इसलिए घर के लोगों को कुछ नुकसान न पहुँचे, इसलिए बेहतर है आप कोई दूसरा घर देख लें। उन्होंने जो जवाब दिया, ये सुनकर मैं खामोश हो गई।
मुझे यकीन था कि वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। तुम पढ़ी लिखी होकर इन बातों पर यकीन कर रही हो? पहले भी तो इस घर में लोग रहते थे, वो भी मेरे दोस्त थे, उन्होंने तो कभी ऐसी शिकायत नहीं की। ये इंसान की नज़र का धोखा होता है। डर और खौफ की हालत में इंसान जो सोचता है उसे वैसा ही नज़र आने लगता है। मैं डॉक्टर हूँ और मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है। इतना लंबा लेक्चर सुनकर मुझे खामोशी होना पड़ा। कुछ दिनों बाद मेरे साथ ऐसे ही एक और वाक़या पेश आया। मेरे शौहर को फ़िल्मों का बहुत शौक़ था, इसलिए हर नई फ़िल्म वो अपने दोस्तों के साथ देखने जाया करते थे। उन दिनों मासी छुट्टी पर गई हुई थी, अहमद की भी तबीयत ख़राब हो गई तो वो भी अपने गाँव चला गया। मैं अपने बच्चों के साथ घर में अकेली थी। मेरे शौहर की क्लिनिक अभी तक गाँव में ही थी। वो सुबह जाते तो शाम को वापस आ जाते। जब फ़िल्म देखने का प्रोग्राम बनता तो 9 से 12 की टिकटें खरीद लेते। उस दिन उनका फ़िल्म देखने का प्रोग्राम बन गया। चूँकि दूसरे दिन संडे था तो क्लिनिक की छुट्टी थी। उस वक्त लोग जल्द सो जाते और सुबह जल्द उठ जाते थे, इसलिए शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। उन्होंने कहा कि मैं रात को लेट से आऊँगा, इसलिए मैं गेट को बाहर से ही कुंडी लगा कर जाऊँगा ताकि रात में तुम्हें उठकर गेट खोलना ना पड़े और तुम्हारी नींद खराब ना हो। मुझे भी उनकी ये बात बहुत पसंद आई, इसलिए मैं भी जल्दी रात का खाना खाकर बच्चों को भी खिलाया और जल्दी सो गई। मालूम नहीं उस वक्त क्या वक्त हो रहा था कि एक अजीब से शोर की वजह से अचानक मेरी नींद खुली। मैंने गौर से सुना तो घर के हॉल से धीमी धीमी बातों की आवाज़ें आ रही थी। उसके साथ साथ चाय के कप रखने और उठाने की भी आवाज़ें आ रही थी और पंखा भी चलता हुआ महसूस हो रहा था। इसका मतलब था मेरे शौहर फ़िल्म देखकर वापस आ गए होंगे और चाय बनाकर पी रहे होंगे। मैं ये सोचकर सो गई, लेकिन कुछ देर बाद मुझे प्यास महसूस हुई तो मुझे उठना पड़ा। जब मैं हॉल में झांक कर देखा, मुझे एक हैरत का झटका सा लगा कि वहाँ पर कोई भी मौजूद न था, जबकि मैंने साफ साफ आवाज़ें सुनी थीं। इतने में ही गेट के खुलने की आवाज़ आई और मेरे शौहर आते हुए नजर आए। तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे वहाँ खड़ा देखकर उन्होंने पूछा। मैंने कहा, मैं पानी पीने के लिए उठी थी, इतने में आप आते हुए नजर आए। मैंने पूछा, आप कब आए? क्या आप थोड़ी देर पहले भी आए थे? क्योंकि मुझे लगा वो दोस्तों को बाहर तक छोड़ कर आ रहे होंगे। उन्होंने कहा, नहीं तो, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे हॉल से चाय पीने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे थे। नहीं तो, चाय तो मैं बाहर से ही पी कर आया हूँ। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। मुझे पता था मैं कुछ भी कर लूँ, उनको मेरी बातों पर यकीन नहीं होने वाला कि मैंने ये सब अपने होशो हवास में सुना है। और साथ ही साथ मैंने ये सोच भी लिया था कि इस सब का मुझे अकेले ही मुकाबला करना है। उस दिन मैं ऊपर के पोर्शन में किसी काम से गई थी। मासी भी वहीं थी, वो गाँव से आ चुकी थी। असर का वक्त हो रहा था। फातिमा ने कहा, बीबी आप नमाज पढ़ लें, मैं चाय बनाती हूँ। वो ये कहकर नीचे चली गई। मैं भी उठने का इरादा कर ही रही थी कि वो पलंग जिस पे मैं बैठी हुई थी अचानक तेजी से ऊपर उठने लगी और कमरे की छत तक जा पहुंची। मैं उन दिनों हमल से थी, इसलिए मुझे ये डर महसूस हुआ कि अगर पलंग तेजी से नीचे गिरता है तो मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। तो मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जैसे ही मैं कुरानी सूरतों का विर्द शुरू किया, पलंग आहिस्ता से नीचे की तरफ आने लगा। जैसे ही पलंग ज़मीन पर आ गया, उसके नीचे से एक काली बिल्ली निकलकर मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। अब ये पक्का हो चुका था कि हमारे अलावा इस घर में कोई और मखलूक भी रहती है, जो सामने आकर मुझे डरा रही है। उनका मकसद शायद मुझे यहाँ से निकालना था, लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया था। मैं कोई आमिल कामिल नहीं थी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती थी कि जो लोग इनसे डरते हैं उन्हीं को ये डराते हैं। मैं डरे बगैर खड़ी थी और मुझे अल्लाह और उसके कलाम पे पूरा भरोसा था, इसलिए मुझे गैबी मदद मिल रही थी। लेकिन इन सब में एक बात समझ आ रही थी कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। शायद वो नेक जिन्नात थे। इस दफ़ा मुझे बेटा हुआ। मैं मुन्ने को गोद में लेकर बैठी हुई थी कि बड़े बेटे ने सामने वाले मैदान में क्रिकेट खेलने की इजाज़त मांग ली।
میں نے اسے ایک شرط پر اجازت دی کہ وہ مغرب سے پہلے پہلے گھر آ جائے، اور وہ خوشی خوشی اپنا بیٹ اٹھا کر چلا گیا۔ اس بات کو ابھی 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ منا سو گیا، اور میں اس کو جھولے میں لیٹا کر اٹھی کہ ماسی کے پاس جا کر رات کے کھانے کی کچھ تیاری کر لوں۔ اتنے میں مجھے سامنے سے میرا بڑا بیٹا آتا ہوا نظر آیا۔ ارے تم اتنی جلدی آ گئے، میچ ختم ہو گیا کیا؟ مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور اندر کمرے کی طرف تیزی سے قدم بڑھا دیے۔ میں نے پھر آواز دی، بیٹا۔ میری آواز پر ماسی بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، بی بی آپ کا بیٹا تو میچ کھیلنے گیا ہوا ہے۔ مگر ماسی ابھی ابھی تو وہ اندر آیا ہے۔ نہیں بی بی، دروازہ تو میں نے ہی اندر سے بند کیا تھا، وہ ابھی واپس نہیں آیا۔ اچھا، کہہ کر میں خاموش ہو گئی، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا تھا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں اپنی دلی تسلی کے لیے اندر کمرے میں گئی، لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اتنا طے ہو چکا تھا کہ وہ مخلوق اپنی موجودگی کا مجھے احساس دلانا چاہتی تھی۔ اب مجھے ایسے واقعات سے کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بس ڈر تھا تو یہ کہ ان حالات سے خوفزدہ ہو کر کہیں کام والی نہ چلی جائے۔ چھوٹے بچے کے ساتھ گھر کے کاموں میں مجھے بڑی مشکل ہو جاتی، مگر شاید وہ مخلوق بھی مجھے سمجھ گئی تھی کہ میں بھی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ اس لیے پہلے جو 2 واقعات ہوئے، اس کے بعد ان واقعات اور حالات سے ڈر کر میں میرے شوہر کو اگر مجبور کرتی کہ وہ کسی عامل یا بزرگ کو بلا کر گھر کو دکھائیں اور وہ ان کو بھگانے کی کوشش کرتے، تو شاید مجھ سے ان کی دشمنی پیدا ہو جاتی۔ وہ قومی جنات میں سے تھے اور اچھے جنات میں سے تھے۔ ایک دن یہ بات کھل کر میرے سامنے بھی آ گئی۔ ماسی اور احمد چھٹی لے کر گھر گئے ہوئے تھے۔ اسی دن میں اکیلی تھی۔ بچے اسکول گئے ہوئے تھے، جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کے دن میرے شوہر جلدی کلینک سے آ جاتے تھے، بچوں کی بھی جلدی چھٹی ہو جاتی تھی۔ میں جلدی جلدی منّے کے کپڑے دھو رہی تھی کیونکہ مجھے دوپہر کے کھانے کی بھی تیاری کرنی تھی۔ میں جلدی جلدی کپڑے دھو رہی تھی کہ اچانک پتہ نہیں کدھر سے ایک لمبے قد کی خوبصورت عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ عورت کون ہے۔ ابھی میں نے اس سے پوچھنا ہی چاہا تھا کہ وہ کون ہے کہ اس نے سلام کر کے کہنا شروع کیا، آج جمعے کا دن ہے اور تم اتنی دیر سے غسل خانے میں کپڑے دھو رہی ہو؟ مجھے بھی کپڑے دھونے ہیں، میرے بچوں کو بھی نماز پڑھنے جانا ہے، ان کو بھی نہلانا ہے۔ تم غسل خانہ خالی کرو تو میں بھی اپنا کام کروں۔ میرا بھی اس گھر پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمہارا۔ ہم برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بغیر خوف زدہ ہوئے بولی، آ جاؤ بہن، تم اپنا کام کر لو، میں بعد میں کر لوں گی۔ یہ کہہ کر میں کپڑے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے حیرت ہو گئی، اس کے پیچھے میرے بچوں کی عمر کے برابر 4 بچے کھڑے تھے، 3 لڑکے اور 1 لڑکی۔ اور حیران کرنے والی بات یہ تھی، ان سب کی شکلیں میرے بچوں کی شکلوں سے میل کھا رہی تھی۔ میرے اٹھتے ہی وہ غسل خانے کے اندر مسکراتی ہوئی یہ کہہ کر چلی گئی کہ تم نے مجھے بہن کہا ہے تو انشاءاللہ میں بھی یہ رشتہ نبھاؤں گی۔ اس کے بعد مجھے کپڑے دھونے اور پانی گرنے کی آوازیں آتی رہیں، لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ مسلمان جنات تھے۔ جب میرے شوہر اور بچے جمعے کی نماز کے لیے جلدی چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹوں جیسے 2 بچے سفید کپڑے اور سر پر ٹوپی پہنے ہوئے ایک آدمی کے ساتھ آنگن کے دروازے سے باہر جا رہے ہیں۔ بلا شبہ وہ نماز کے لیے جا رہے ہوں گے۔ وہ اوپر کی منزل کے کونے کے کمرے میں رہتے تھے۔ وہ سوائے میرے گھر کے کسی بھی فرد کو نظر نہیں آتے تھے۔ اسی طرف سے اکثر مجھے کھانا پکانے کی خوشبو اور برتن دھونے کی آوازیں بھی آتی تھی۔ کبھی کبھی ماسی بھی کہتی، بی بی پڑوس والوں کے یہاں پتہ نہیں کیا پک رہا ہے، خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے۔ میرے بڑے بیٹے نے بورڈ کے امتحان میں پہلا نمبر حاصل کیا تو میں نے محلے اور دوستوں میں مٹھائی بانٹ دی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں رہنے والی دوست جس کو میں نے بہن کہا تھا، اس کو بھی اپنی خوشی میں شامل کر لوں۔ میں نے سنا تھا کہ جنات کو مٹھائی بہت پسند ہے، تو میں نے بڑے سے دکان سے مٹھائی کا ڈبہ منگوا کر اس کمرے کے دروازے پر رکھ دیا۔ وہ میری نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گیا۔
और मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, बहुत मुबारक हो। उसी रोज़ शाम को मेरे बेटे के टेबल पर एक कीमती पेन का डिब्बा रखा हुआ मिला। वो बहुत खुश हुआ और मेरे पास आकर बोला, अम्मी ये आप लाई हैं, मैं यही पेन लेना चाहता था। मैं समझ गई ये तोहफा उस बहन ने दिया होगा। कुछ दिनों बाद मासी भी बहाना बनाकर अपने गांव चली गई और मेरे बड़े बेटों को उनके ननियाल भेज दिया गया था। मैं अपने छोटे बेटे के साथ घर में अकेली थी और अहमद भी काम छोड़कर जा चुका था। कुछ दिनों से मैं एक लड़के को सामने वाले मैदान की दीवार पर बैठे देख रही थी। एक दिन जब मेरे शौहर क्लिनिक जा रहे थे तो मैं उनके जाने के बाद गेट बंद करने ही वाली थी कि अचानक वो लड़का दीवार कूद कर आ गया और अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। उतने में हमारे घर में रहने वाले जिन्नात में से उन बच्चों के वालिद होंगे वो आ गए। उनको देखते ही वो लड़का वहाँ से भाग गया। जब मेरे शौहर क्लिनिक से वापस आए तो मैंने बताया कि कैसे वो लड़का घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और कैसे मैं बाल बची। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि उस जिन ने मदद की, वरना वो नहीं मानते। उन्होंने ये फैसला लिया कि मुझे भी मेरे मायके भेज दिया जाए। मैंने अपना कीमती सामान पैक किया और स्टेशन की तरफ निकल पड़े। स्टेशन पहुंचकर मेरे शौहर मुझे वेटिंग रूम में बिठाकर टिकट लेने के लिए चले गए। इतने में एक आदमी भी वेटिंग रूम में आकर बैठ गया और मेरी तरफ गौर से देखने लगा। मैं डर के मारे खामोश थी। उसी वक्त एक फैमिली जो मर्द, औरत और छोटे बच्चों के साथ वेटिंग रूम में मेरे बराबर आकर बैठ गए। वो उस औरत और बच्चों को बिठाकर बाहर चला गया और वो जो आदमी घूर रहा था वो भी चला गया। उतने में मेरे शौहर भी टिकट लेकर आ गए। ट्रेन भी आ चुकी थी। उन्होंने मुझे ट्रेन में बिठाया। उतने में वो फैमिली भी प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई थी। इतने में ट्रेन चल पड़ी। मेरे शौहर ने खुदा हाफिज कहा। मैंने देखा कि वो फैमिली वहीं खड़ी थी। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि वो वही मखलूक होगी जो हमारे घर में रह रही थी।